नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। चारधाम यात्रा का एक सप्ताह बीत चुका है और इस एक सप्ताह में जो तस्वीरें सामने आई, जाहिर है वो हम सबको सोचने के लिए विवश करती है। वो विवश करती है ये सोचने के लिए हमें कितनी संख्या में श्रद्धालुओं को यात्रा में आने देना चाहिए। क्या हमें इसे केवल 6 महीने की यात्रा के तौर पे इसका प्रबंधन या इसकी तैयारी करनी चाहिए, या ये पूरा जो काम है वो हमें 365 दिन करना होगा। तीसरी बड़ी बात, क्योंकि जिस क्षेत्र में यात्रा हो रही है वो एक बड़ा मुश्किल टेरेन है, तो क्या इनको मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। चौथा सबसे बड़ा सवाल, हम हमेशा रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ गए इसको लेकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या हमारे पास कितनी क्षमता है, हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी तैयारी कितनी है, इस पर कभी हमने मंथन किया। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर यकीन मानिए हमें गंभीरता से उस पर बात करनी चाहिए। और आने वाले समय में, क्योंकि जब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ज्यादा लोग आएंगे, तो क्या हम इतनी बड़ी भीड़ का प्रबंधन कर पाएंगे। और जो पांचवा सबसे बड़ा सवाल है, हम भीड़ के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, हम ट्रैफिक के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कूड़ा है, कचरा है, वेस्ट प्रबंधन की बात भी करनी बहुत जरूरी है साहब। क्योंकि जिस क्षेत्र में यह वेस्ट प्रबंधन होगा वो पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील जगह है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमने बहुत ही खास मेहमान एसडीसी फाउंडेशन के फाउंडर अनूप नौटियाल जी को बुलाया है, जिन्होंने बहुत शानदार विश्लेषण वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर। और जाहिर है जब वो विश्लेषण कर रहे हैं तो उनके दिमाग में इस बात का भी अंदाजा होगा कि साहब इसको किस तरह से इस व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है, और आने वाले समय में इस तरह के प्रश्न हमारे सरकारों के ऊपर या हमारे राज्य के ऊपर ना उठे, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु आते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। बहुत धन्यवाद अनूप नौटियाल जी देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मैं कुछ आपके एनालिसिस देख रहा था, तो पहला मेरा सवाल है, क्या हम इसका आकलन नहीं कर पाए कि शुरुआती दिनों में ज्यादा भीड़ आएगी, हमारी तैयारियां उस तरह से होनी चाहिए, या आपको लगता है कि जो हमारे यहां कहावत है ना, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, हम उस कहावत को भूल गए। रमेश भाई, थैंक यू, आपने इनवाइट किया अपने शो में, जिससे लाखों लोग देश दुनिया प्रदेश में देखते हैं। तो जो आपका जो जो क्वेश्चन है, आपने इनफैक्ट काफ़ी सारी बातें रखी, लेकिन मैं अगर सीधा उस पर आऊँ कि भाई इस बारी क्या कोई चूक हो गई है, कुछ हो गया, तो मैं बेसिकली ये फील करता हूँ कि क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी, कहीं कोई फोरसाइट नहीं था। और ये तो देखिए बड़ी बुनियादी और बेसिक चीज़ है कि 2022 में 44 लाख श्रद्धालु आए थे, 2023 में 54-55 लाख के आसपास आए, तो ऑलरेडी पिछले साल भी जो था 20-25% का एक इंक्रीज था। तो ये तो बड़ा सरल बात है भाई, कोई मैं कहूंगा चौथी कक्षा का बच्चा भी बता सकता है आज की तारीख में आपको कि 55 लाख के ऊपर 25% अगर आप ऐड करेंगे तो कितना बनता है भाई, 65 लाख आएंगे, 70 लाख आएंगे। तो आपको तो उसी हिसाब से करना है। दूसरी बात है, कोई पहली बार तो उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा हो नहीं रही है। ये कोई उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कोविड का एक एग्जाम्पल मेरे जहन में भी आता है कि जब कोविड पूरी दुनिया के सामने आया तो किसी को पता नहीं था कि कोविड के उस लैंडस्केप को कैसे नेविगेट करना है। लेकिन चारधाम यात्रा का तो आपके पास में इतना एक्सपीरियंस है, आपको ये भी पता है कि जो मैक्सिमम लोड आता है वो शुरुआती सप्ताहों में आता है, वो शुरू बरसात से पहले आता है। तो इतना तो कम से कम आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करना चाहिए कि भाई हमारे कितने यात्री ये खाली ये बोल देना कि भाई हम रिकॉर्ड आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है, रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं, ये बड़ी बचकानी बात है। तो आप कोई एनालिसिस करिए, बड़ा बुनियादी एनालिसिस है ये, तो 5 मिनट का 10 मिनट का एनालिसिस है कि भाई 55 लाख आए, अब की बार 70 आएंगे, 75 आएंगे, 75 में से 6 महीने की यात्रा होती है, पहले 1 महीने में इतने आएंगे, चारों धामों में इतने इतने आएंगे, पर डे इतने इतने आएंगे। और ये तो पर डे की बात हो रही है भाई, पर डे अगर 75,000 आ रहे हैं, इसका मतलब पूरे राज्य भर में कितने लोग घूम रहे हैं। अगर इतने सारे लोग घूम रहे हैं तो कितनी गाड़ियां होंगी, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई भाई चमत्कार वाली बात नहीं है भाई, इंसान तो कब जो है चांद पर पहुंच गया, और इतने 25 सालों में भी जो है उत्तराखंड चारधाम यात्रा का प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। तो ये अपने आप में देखिए ये कंसर्निंग भी है, और आपके जैसे हमारे जैसे तमाम लोगों को बहुत दुख भी देता है। और सरकार देखिए चाहे जो भी बात कर ले, जितना भी हेडलाइन मैनेजमेंट कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि जो आम इंसान है, जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपनी बात रख रहे हैं, हमारे अपने जानकार हैं, हमारे अपने परिचित हैं,
mostly everyone is very very unhappy with the way things are currently proceeding in Chardham Yatra 2024. बट अनूप जी, आपको लगता है कि जो लोग वहां पर यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं, हमें उनको ना सिर्फ उनके साथ खड़ा रहना, उन्हें सैल्यूट भी करना है, क्योंकि वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो आपने कहा फोरसाइट की बात, कि साहब आपने इसका आकलन क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि हमने ये मन में बना लिया है, अरे साहब हर साल तो होती है, जैसे पिछले साल हुई थी इस बार भी करा लेंगे, हम इसको केवल 6 मंथ का अफेयर्स देखते हैं, जबकि ये 365 दिन का अफेयर है। आपको 365 दिन अपना दिमाग खपाना होगा कि अगर मेरे यहां इतने यात्री आएंगे तो मैं उनका कुशल प्रबंधन कैसे करूंगा। रमेश भाई, मैं एक उदाहरण के साथ में आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, अभी चारधाम यात्रा का आज 8वां दिन है, 16 तारीख को, बल्कि 9वां दिन आज है। और जब यात्रा का मेरा ख्याल चौथा या 5वां दिन था, उसके बाद में पर्यटन मंत्री जी का एक बयान आया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए हम एक अथॉरिटी या कोई प्राधिकरण किस्म की बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी अध्ययन पर जाएंगे। अब देखिए, इस समय एक किस्म से जंगल में घर पे आग लगी हुई है और इस समय आपको प्राधिकरण की याद आ रही है। तो आप देखिए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और ये भी एक बड़ी बेसिक और बुनियादी बात है कि आपको तो भाई 12 महीने इस पर काम करना है। जो एक अच्छा छात्र या छात्रा होती हैं, जो लोग टॉप करते हैं, वो 12 महीने पढ़ाई करते हैं, वो खाली आखिरी 2 दिन पढ़ाई नहीं करते। तो यही उत्तराखंड सरकार का जो हमारा जो पूरा जो जो मैनेजमेंट है, या जो लैक ऑफ मैनेजमेंट है या मिस मैनेजमेंट है, उसकी बुनियाद इसी बात पर रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो लास्ट मोमेंट पर काम होते हैं। आपने एक बात और बोली कि जो जमीन पर काम कर रहे हैं, और यहां पर देखिए, हमें जो जो पूरा तंत्र है, हमें यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम उसका डिफरेंशिएशन 2 लेवल पर करें। एक तो जो टॉप की लीडरशिप है, जो कि यहाँ पर देहरादून में बैठ करके पूरी प्लानिंग करती है, और दूसरी हमारी ग्राउंड फोर्स है, जो हमारे हजारों लोग लगे हुए हैं। असल में जब टॉप हमारा अगर कंफ्यूज होगा, वो अनक्लियर होगा, वो कमिटेड ही नहीं होगा, वो अपने काम के प्रति सीरियस ही नहीं होगा, वो जब पूरे 12 महीने इसको लेकर के काम नहीं कर रहा है, तो उसके जो निर्णय होंगे वो आखिरी मोमेंट पर आएंगे, वो निर्णय एडहॉक होंगे। और क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर जुड़े हुए हैं उस तंत्र में, तो जब आप ऊपर लेवल पर क्लियर नहीं है, देखिए, जब आपका खुद दिमाग क्लियर नहीं होगा, आप खुद क्लियर नहीं होंगे, तो जब आप ऊपर से क्लियर नहीं है, तो जो आप बोल भी रहे हैं या जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो आपकी पूरी प्लानिंग है, वो बड़ी हौच पौच होगी, बड़ी मैसी होगी, बिल्कुल उसमें कहीं कोई प्लानिंग नहीं होगी। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका खामियाजा जो नीचे जो जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिलों में काम कर रहे हैं, जिनको इस जिम्मेदारी हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह में सौंपी गई है। आप मुझे एक बात बताइए, हर साल ऐसा क्यों होता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में इस पंजीकरण को लेकर के इतनी ज्यादा भाई, क्यों इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों ये हो गया? कोई भाई बिल्कुल 10 करोड़ आपका लोग तो पॉइंट आ नहीं बिल्कुल रहे। वाजिब है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आज तकनीक के दौर में अगर हम ये रजिस्ट्रेशन को लेकर इतना तामझाम खड़ा कर देंगे, आपको किसने रोका है कि आप 1 अप्रैल से पंजीकरण खोल दीजिए? आज तो आप पूरा एक ऐसा ऐप तैयार कर सकते हैं जिसमें आप यात्रा से लेकर, व्हीकल नंबर से लेकर, कहां जाएंगे से लेकर, उनके हेल्थ सर्टिफिकेट से लेकर, उनके गूगल मैप से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। यानी आप एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बना दीजिए, सारा कुछ आपके सामने दिख रहा है कि आपको क्या करना है। मतलब सब कुछ आप कर सकते हैं। सवाल यह है कि कर क्यों नहीं रहे? देखिए, ये एक ना बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो भाई एक तरफ तो चाहे आप दुनिया की बात करें, देश की बात करें, आज पूरा देश दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात कर रही है। हम अगर अपने देश की बात करें, आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव जो है, ये जो पूरा डिजिटल इंटरफेस है पेमेंट्स का, जो जो उसको लेकर के भाई हम पूरे देशवासी बड़े गौरवान्वित बिल्कुल सही तरीके से करते हैं कि भाई आज हम अगर गन्ने का जूस भी पी रहे हैं, तो आज हर कोई जो है डिजिटल पेमेंट यहां से कर रहा है। उसके अलावा जो 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 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, भाई लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, करप्शन जो है वो पूरा का पूरा मिडलमैन पूरी चेन से हट गए। तो एक तरफ तो हमारे सामने ये वाले उदाहरण हैं, और दूसरी तरफ हमारे सामने जो है ये उत्तराखंड के उदाहरण हैं, जहां पर पूरी की पूरी जो कुव्यवस्था है। और ये देखिए, अब क्योंकि क्या होता है, जब आपका प्रबंधन इतना लचर होता है, तो तमाम किस्म की अफवाहें भी होती हैं और तमाम किस्म की बातें भी निकलती हैं। अब कई लोगों का यह कहना है कि यह जानबूझ करके जो है ये सारा का सारा किया जाता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई साठ गांठ। अब देखिए, ये मैंने जैसा कहा, ये हो सकता है ये अफवाह हो, लेकिन जब आप डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे तो लोगों के मन में इस किस्म की भ्रांतियां भी पैदा होती हैं कि कहीं जानबूझ करके तो ये लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, कहीं कोई साठ गांठ, कहीं किसी को फायदा दिलाने के लिए, तो इस किस्म से जानबूझ करके नहीं किया जा रहा है।
समाधान पर अगर मैं वापस लौटूं रमेश भाई, तो मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा सरल समाधान, मैं उसकी वकालत करना चाहूंगा, एडवोकेसी करना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरे देश में आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, उसी तर्ज पर मैं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर वन वेबसाइट वन नंबर, मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, वन वेबसाइट वन नंबर की एडवोकेसी करना चाहूंगा। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य को वन वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाने की जरूरत है। आज की तारीख में भी हमारी अपनी कोई चारधाम यात्रा की वेबसाइट नहीं है। आपको उत्तराखंड टूरिज्म पे जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन देखेंगे और वो कोई, तो ये एक डायनामिक वेबसाइट क्यों नहीं बन सकती है? कहां पर इस समय लैंडस्लाइड हो गया, 12:13 पर कहां पर क्या हो गया, 12:18 पर कहां है, वेदर अलर्ट क्या है, किससे ये, तो एक तो हो गई वन वेबसाइट। और वन नंबर, जिस तरीके से हमारे राज्य में चाहे वो पुलिस को लेके 112 या 100 नंबर होता है, आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर होता है, हम एक नंबर हम सिर्फ एक नंबर चारधाम यात्रा के लिए क्यों नहीं जारी कर सकते पूरे देश दुनिया में? और उस कॉल सेंटर में हम 50 लोगों को क्यों नहीं बैठा सकते? कोई बड़ी बात नहीं है। देश दुनिया से कोई भी फोन करे, वो उस नंबर पे फोन करे। एक मैं आखिरी बात बोल करके अपने इस बिंदु को मैं स्टॉप करूंगा रमेश भाई। आज अगर आप जो रोज रिपोर्ट आती है आप उसको पढ़ेंगे, उसमें कम से कम 50 नंबर है। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, सपोज मेरी पोस्टिंग उत्तरकाशी में हो रखी है, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं, आपने मेरा फोन नंबर उस लिस्ट में डाल दिया। अब मेरे को ही अगर 7-8 कॉल सवेरे सवेरे आ जाएंगे, तो मैं थोड़ी देर के बाद में मैं खुद ही इरिटेट हो जाऊंगा, मैं कहूंगा यार मेरे को तो और काम करने में कॉल ही नहीं लूंगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो हमें इसको पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए हमें वन वेबसाइट वन नंबर के बारे में जो है बात करने की, न सिर्फ बात करने की, उस पर आगे बढ़ने की, काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए अनूप जी, मैं जिस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की बात कर रहा था, उसका उसका मकसद ही ये है कि साहब एक जगह पर सारी व्यवस्था हो जाए और ये एक ही जगह से सारी जानकारियां हमारे यात्रियों को या जो लोग आना चाहते हैं उनको मिलती रहे। आपको एक सिस्टम तो क्रिएट करना होगा और ये सिस्टम आने वाले 10, 15, 20, 50 सालों तक चलता रहे, इस तरह का सिस्टम बनाना होगा। ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी एक सोच है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे आगे जाके कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप देखिए हमारे यहां कितने रिटायर्ड फौज के लोग हैं और सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो बटालियन है उसके कमांडिंग ऑफिसर रह चुके होते हैं, उनको अच्छा खासा अनुभव हो सकता है। हम क्यों नहीं ऐसे लोगों की मदद ले पाते? क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज और उनका जो डिसिप्लिन है, उनका मैनेजमेंट करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्यों नहीं हम ऐसे लोगों की मदद ले पाते और जो लोग जानकार लोग हैं उनको बिठा के, जो आपने कहा कि अब समय आ गया है, हमें अगले 30-40 सालों के लिए एक सिस्टम क्रिएट करना होगा, चाहे वो प्राधिकरण हो, चाहे वो कमांड सेंटर हो, जैसा आपने कहा एक फ़ोन नंबर या एक वेबसाइट हो, इस तरह के सिस्टम को हमें अब क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक एडहॉक बेसिस पे नहीं चलते साहब, हर साल तो आती है, 6 महीने आती, चला लेंगे, पिछली बार चलाई थी, इस महीने भी चली जाएगी। फिर दिमाग में ये आता है, शुरू में लोग हल्ला करेंगे, बाद में सब सामान्य हो जाता है। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री को खुद जमीन पे उतरना पड़ा, लोगों से बात करनी पड़ी, उनसे विचार लेने पड़े, तो कहीं ना कहीं ये हमारा प्रशासनिक फेलियर तो है ही ना। देखिए, हमारा ये सभी फ्रंट्स पर ओवरऑल फेलियर है, क्योंकि जो इसका जो विजन है, ऑफ कोर्स उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अफसरों की है, लेकिन जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अल्टीमेटली अंततः गत्वा दिशा तो उन्हीं को देनी है, विजन उन्हीं को देना है, और उनके विजन और मिशन के अनुरूप जो है अधिकारियों को उसको जमीन पर उतारना है। लेकिन जब अब देखिए, आज हम चारधाम यात्रा को लेकर बात कर रहे हैं, आज से 10 दिन पहले जो है हम जंगलों की आग को लेकर के बात कर रहे थे। जब ये जून का महीना जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद में हम जो है, मेरे को एक किस्म से रोना भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि उसके बाद में हम आपदाओं को लेकर के जो है बात कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस पे लर्ज कर रहे हैं, और इसका देखिए कितना बड़ा खामियाजा हम लोगों को एक राज्य के तौर पर पूरे देश में और दुनिया में झेलना पड़ता है। ठीक है, अब आप कुछ हो जाता है, फिर आप कुछ कुछ करते हैं, आपकी कोई मीटिंग होती है, आप कुछ दिशा निर्देश दे देते हैं, लेकिन ये कोई कोई काम करने का ये कोई तरीका, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीका थोड़ी होता है। हर चीज में फायर फाइटिंग है। आप मुझे बताइए ना, उत्तराखंड में एक कहां पर किस चीज पर हम लोग जो है प्लानिंग कर पा रहे हैं? एंड द ट्रेजिडी इज कि ये तो सबसे बेसिक बुनियादी चीजें हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया
यहाँ पर इतने सारे केपेबल लोग हैं, देश में हैं, दुनिया में हैं, हमारे अपने राज्य में हैं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से बिना किसी पैसे के जो है राज्य की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भाई आप लेकर के जो है कर लीजिए। और अगर आपसे ये सपोज एक ये भी एक्सट्रीम केस है कि भाई अगर आपसे चारधाम यात्रा मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप भाई सीधा केंद्र को बोल दीजिए कि भाई आप प्लीज हमारी हेल्प करिए, हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं हाँ, कर मैं तो पाते। हमेशा तो कहता हूं निश्चित भाई, तौर और पर वैसे भी सर केंद्र को मदद भी करनी चाहिए। मैं तो ये समझ नहीं भाई पाता जब केंद्र इस पे मदद क्यों नहीं करता। अगर एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए, बहुत सारी फोर्सेस पड़ी हुई है, उस फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर हमें फंड्स चाहिए, हम फंड्स के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हम लाखों लोगों को साहब एक विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल हालात में दर्शन करा रहे हैं। ये तो सोचना ही होगा। और रमेश भाई देखिए, जैसे जंगलों में आग लगी तो खुद हम सभी ने देखा कि भाई नैनीताल से आईएएफ के जहाज ने पानी लिया। तो हम बुलाते हैं ना, जब क्राइसिस होता है तो हम लोग बुलाते हैं, हमको फौज को बुलाना पड़ता है, हमें इंडियन एयरफोर्स को बुलाना पड़ता है। तो अगर हम लोग चारधाम यात्रा को नहीं कर पा रहे मैनेज, जो हमारा तंत्र है, तो मुझे लगता है कि भाई या तो हम उसकी बेहतर तैयारी करें, या हम केंद्र को बोल दें कि भाई हमें आपका सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आप हमें गाइड करिए कि हमें इस यात्रा को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो है केंद्र आकर के आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, कुछ सिस्टम्स बनाने में मदद करेगा। और हमें, क्योंकि हम हमेशा, हमारा राज्य और हमारा जो पूरा तंत्र है चूंकि हमेशा फायर फाइटिंग कर रहा है, तो उसको वो समय नहीं है कि वो आगे प्लान नहीं कर पाता। मैं आपको एक दो और प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ में, क्योंकि जब आपने शुरू में बात रखी, आपने रमेश भाई एक ये भी बात रखी थी कि हमारा इसका ओवरऑल समाधान क्या हो सकता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर आप मुझे अनुमति दें, जी जी, क्या प्लीज। उस दिशा में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल। हमें बेसिकली इस कार्यक्रम का मकसद ही ये है, हमारी आपकी सोच से जो सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन पे आप कुछ और ऐड ऑन करिए, ताकि आप एक बेहतरीन व्यवस्था कायम कर सके इस राज्य में। प्लीज अनूप जी बताइए। देखिए, वन वेबसाइट, वन नेशन, वन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की हमने बात करी। अभी हम इस संवाद में अभी तक इस पड़ाव पर पहुंचे हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि देखिए, आप और हम ये नहीं कतई कह रहे कि जो हम बोल रहे हैं वही करिए, लेकिन आइडिएशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, आप और हम उसी उसी तर्ज पर बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जब हम बातचीत करेंगे तो शायद कोई समाधान, कोई सुझाव निकलेंगे। और जितने आप लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को आइडियाज लेंगे, तो उसी ह्यूमिलिटी के साथ में मैं इस बात को आगे रख रहा हूं। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान टू इम्प्रूव द चारधाम यात्रा मैनेजमेंट, थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, सरल बात बोलूं तो प्लीज बताइए। पांच अलग अलग डिपार्टमेंट आप बोल लीजिए, 5 बॉक्स बोल लीजिए। तो जो 5 हैं, देखिए सबसे पहला तो जो है वो, उसका मैं नाम दूंगा स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमें एक रणनीतिक तौर पर इस चारधाम यात्रा को देखना पड़ेगा। नंबर 1 हो गया स्ट्रेटेजी। नंबर 2 जो हो गया, इसका जो पूरी व्यवस्था है, यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हमारा जो तीसरा बॉक्स होगा वो है सेफ्टी या सुरक्षा। हमारा जो चौथा बॉक्स है या बकेट है वो है एनवायरमेंट या पर्यावरण। और पांचवा जो है हमारा वो है क्राउड मैनेजमेंट, की किस तरीके से हम इन पूरे यात्रियों का ये जो जमावड़ा है, जो इस साल 80 लाख के आसपास जाएगा, 1-2 साल के बाद में ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, वो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ पहुंच जाएगा। तो अगर हम इन 5 डिपार्टमेंट्स के तहत अपनी यात्रा को ऑर्गेनाइज करके आगे चलते हैं, तो अगर संक्षेप में एक एक बात करें, हमने सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी या रणनीतिक तौर पर चीजों को कहा। तो क्या कोई अथॉरिटी मैनेज करेगी इस चारधाम यात्रा को? क्या कोई बोर्ड मैनेज करेगा? या जो परंपरागत तरीका है, डीएम के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से चारधाम यात्रा का संचालन होता है? और आपके कार्यक्रम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको डीएम के माध्यम से ही आने वाले वर्षों में यात्रा का संचालन करना है, तो आप 31 दिसंबर के बाद में डीएम का ट्रांसफर मत करिए उस जिले का। होता क्या है कि कई बार यात्रा से पहले या एकदम यात्रा के दौरान एक नए डीएम साहब को वहां भेज दिया जाता है। तो जब चूंकि सारी जिम्मेदारी डीएम के कंधों पर होती है, भाई डीएम को आपको समय तो देंगे कि वो समझें। तो पहली बात तो यह है कि सैद्धांतिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि सारी की सारी जिम्मेदारी डीएम को देनी चाहिए। डीएम बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो अथॉरिटी है, बोर्ड है, उस तरीके से हमें सोचने की जरूरत है। दूसरी, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी टूरिज्म पॉलिसी क्या है, हमारी चारधाम पॉलिसी क्या है, हमारा मॉडल क्या है? क्या हम टूरिज्म करवा रहे हैं, क्या हम पिलग्रिमेज करा रहे हैं? बार बार उत्तराखंड राज्य में पिछले इतने वर्षों में ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस को लेकर बात हुई है, हम उसको लेकर क्या कर रहे हैं? तो ये जो पूरा जो हमारा रणनीति वाला या स्ट्रैटेजी वाला बकेट है, इस पर काम करने की जरूरत है। नहीं, जो हमारा आपने जो यहां पर दूसरा एक बड़ा बकेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि आप पिलग्रिमेज और टूरिज्म पे पहले डिफरेंस करना सीखिए।
पिलग्रिमेज जो है वो टूरिज्म नहीं हो सकता साहब। तो ये क्योंकि ये जो लाइंस हैं जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में कि वो ब्लर हो रही हैं, अब ये नहीं मालूम कि टूरिस्ट कौन है और पिलग्रिम कौन है। तो आज हमारे चार धामों में ज्यादा पिलग्रिम पहुंच रहे हैं या टूरिस्ट पहुंच रहे हैं ये नहीं मालूम है। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो होना बड़ा जरूरी है, उस पर काम करना बड़ा जरूरी है। हम जो अगर अपने दूसरे बकेट पर आते हैं जो व्यवस्था का है या ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का है, कैरिंग कैपेसिटी को लेकर जो बात पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड राज्य में छिड़ी है, सरकार भी यदा कदा उसको लेकर बात करती है, लेकिन उस पर आज तक परिणाम हमें देखने को नहीं मिलते। और यहां पर भी मैं कुछ उदाहरणों के साथ में अपनी बात रखूंगा। पिछले वर्ष जब जोशीमठ की जनवरी माह 2023 में शुरुआत हुई, उसके बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जोशीमठ का कैरिंग कैपेसिटी का आकलन कराएंगे। उस बात को बोले हुए लगभग 1.5 साल होने वाला है। जोशीमठ की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अभी तक कहीं कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में अगस्त के महीने में उत्तराखंड राज्य के 15 पर्वतीय शहरों का जोर शोर के साथ बोला गया इनका कैरिंग कैपेसिटी का आकलन किया जाएगा। इसमें पिथौरागढ़ भी था, इसमें अल्मोड़ा भी था, नैनीताल भी था, मसूरी भी था। इस बात को बोले हुए भी 9 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने के बाद में 1 साल पूरा हो जाएगा। उसमें ये नहीं मालूम कि अभी तक हम 9 कदम भी आगे बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी चारधाम यात्रा की, उसके अलावा पंजीकरण, आपने भी शुरू में पंजीकरण का जिक्र किया था। ये पंजीकरण का जो जिन है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन, यही अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग है। अरे भाई दिखा दो ना आप कहीं पे वेबसाइट में कि कितना जो सर है ऑफलाइन पंजीकरण क्यों किस नहीं, आप धाम में ऑनलाइन, कितना हुआ आप है, किस दुनिया, आप डेट को। डिजिटल, आप डिजिटल इंडिया डिजिटल की बात कर रहे हैं तो आप डिजिटली करवाइए ना। आप क्यों लोगों को यहाँ बुला के पंजीकरण के लिए अपनी और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? आप सारा डिजिटली कर दीजिए इसको। भाई आज आप देखिए, आज जैसे ट्रेन का प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ बात करते हैं, आज ट्रेन का टिकट बुक करना या हवाई जहाज का टिकट बुक करने में कितना टाइम लगता है। तो वो जब वो इतनी सरल, ठीक है इसको आप थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, लेकिन आप उस पंजीकरण के प्रोसेस को इतना जटिल तो मत बनाइए। आप जाकर के वेबसाइट में देखिएगा, मैंने देखा उसको जाकर के, उसमें 16 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है कि आपको पंजीकरण कैसे करना है। आप मुझे बताइए भाई, वही अपने आप में महाभारत है, आदमी को 1 दिन पूरा चाहिए खाली पंजीकरण कराने में। तो ये कैसा, और वो पंजीकरण कराने के बाद में भी फिर यात्री कह रहे हैं कि जब हम सड़क पर निकल रहे हैं कोई हमारा पंजीकरण ही नहीं चेक कर रहा। तो ये जो पूरा पंजीकरण का जो प्रोसेस है, ये पंजीकरण का जिन है। तो एक ये हो गया, ऐसे करके आपके रिसोर्सेज, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेबसाइट वगैरह को लेकर हमने बात, तो ऐसे करके जो तमाम बिंदु हैं ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। तो अभी हमने एक बात, हमने पहले रणनीति या स्ट्रैटेजी की करी थी, उसके बाद हमने ये पूरी व्यवस्था को लेकर बात करी। मैं तुरंत रमेश भाई एक बिंदु और दे देता हूं, बोलता हूं, उसके बाद में फिर हम चर्चा को जारी रखते हैं। सेफ्टी ये बेहद जरूरी है। और यहां पर आपने, मैंने, लाखों करोड़ों लोगों ने 10 मई के यमुनोत्री के उन विजुअल्स को देखा था 200 मीटर के, जहां पर हजारों लोग थे। ये तो प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, चारधाम यात्रा का आशीर्वाद है कि उस दिन कोई अनहोनी नहीं हुई। अगर उस दिन कोई अनहोनी हो जाती, कोई डिजास्टर हो जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। उत्तराखंड वैसे भी डिजास्टर प्रोन स्टेट है, सबको मालूम है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक बार नीति नियंताओं को पुनः याद दिलाना चाहूंगा, और हमारे समस्त सम्मानित दोस्त जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मार्च 2023 के महीने में इसरो ने एक रिपोर्ट जारी करी थी देश के 147 जिलों की, जहां पर भूस्खलन के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील जिलों की लिस्टिंग की गई थी। 1 2 3 4 कौन सा सबसे संवेदनशील है। उस पूरी 147 जिलों की फेहरिस्त में पूरे देश में सबसे संवेदनशील जिला हमारे प्रदेश का रुद्रप्रयाग जिला था, जिसमें केदारनाथ जी वास करते हैं। उस सूची में दूसरा जिला टिहरी था। उस सूची में पहले टॉप 30 जिलों में 6 जिले हमारे उत्तराखंड राज्य के जिले थे। हमारा राज्य देश के समस्त राज्यों में भूस्खलन, भूकंप, आपदा के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील है। हम इसमें भी नंबर 1 है। लोकसभा में भी आंसर दिया गया, पिछले 17-18 सालों में सबसे ज्यादा जो जंगल कटे हैं वो भी हमारे ही राज्य में कटे हैं। लोकसभा में ये वाली बात बोली गई है, अन्य हिमालयन राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा हमारे यहाँ जंगल कटे हैं। तो तमाम इस किस्म का डेटा, आंकड़े हमारे सामने हैं, और ये हमारी परिस्थिति को और विकट बनाते हैं। इसी के साथ में पब्लिक हेल्थ का भी मुद्दा, 2022 में 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी, 2023 में 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। इस बार जब 80 लाख श्रद्धालु आएंगे तो भगवान करे, है ना, ऐसा कुछ ना हो। और जानवरों को लेकर जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं रमेश भाई, हमें उन बेजुबान जानवरों के बारे में भी उनका याद रखना है, उनका ध्यान रखना है। हर चारधाम यात्रा में ऐसी हृदय
विदारक तस्वीरें आती हैं जहां पर घोड़े खच्चरों के साथ में जो है किस तरीके के साथ में उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो इन तमाम बिंदुओं पहलुओं के ऊपर भी काम करने की बेहद बड़ी ओके आवश्यकता है। अनूप जी, एक छोटी सी बात, क्योंकि अभी तक हमने क्राउड मैनेजमेंट क्या हमें करना चाहिए, कैसे करेंगे, कैसे सुव्यवस्थित यात्रा कराएंगे इस पे, लेकिन हम एक काम अभी भी नहीं कर पाए कि हम अपने चार धामों को प्लास्टिक फ्री कैसे करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। गार्बेज है, प्लास्टिक है, क्योंकि वो बड़ी मतलब पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील जगह है, तो इन पे तो बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि सारा दृष्टिकोण जो है वो क्राउड मैनेजमेंट के आसपास, ट्रैफिक मैनेजमेंट के आसपास हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस यात्रा का, उस पर हम कभी चर्चा ही नहीं करते। मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा इस पे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसका जो हमारा चौथा बकेट था वो एनवायरनमेंट का था। इन चीज़ों को लेकर के संजीदगी की आवश्यकता है। जो हमारे निकाय बीच रास्ते में आ रहे हैं वहां पर हमारा क्या वेस्ट मैनेजमेंट है भाई, इसमें भी तो आप कोई आकलन करिए। मल मूत्र की अगर हम बात करें, मल मूत्र को लेके कहीं कोई बात नहीं होती है। और आप और मैं एकदम बहुत जल्दी से एक छोटा सा अगर आकलन ये कर लें इस बात का कि भाई अगर 80 लाख श्रद्धालु आते हैं और एक अभी हम रफ कर रहे हैं, अगर वो 10 दिन यहाँ रहते हैं यानी कि 8 करोड़, 80 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 10 जो होगा 8 करोड़, 8 करोड़ पिलग्रिम डेज होंगे। अब आप ये देखिए कि भाई एक व्यक्ति जो है कितना मल निकाल रहा है प्रतिदिन, आप उसी का हिसाब लगा लीजिए। अगर 100, 150, 200 ग्राम जो कि एक अनुमानित होता है, तो अगर आप कोई 100 ग्राम भी लेंगे तो भी आप 80 लाख किलो तो मल ही हो गया आपका। तो 80 लाख किलो मल अगर 10 दिन ये इस चारधाम यात्रा में आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उस मलमूत्र का निस्तारण कहाँ पर हो रहा है। ऐसे करके क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है, ग्लेशियर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जो पड़ रहा है। तो आपका जो मूल सवाल था, जो जो वेस्ट मैनेजमेंट का था, इस पूरे एनवायरनमेंट के बकेट में हमें इन तमाम चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और देखिए, जहां तक वेस्ट की बात है भाई, हमारे पास जो जो फील्ड में एनजीओस काम कर रहे हैं, हम उन्हें रोप इन करें। एक और मैं बात, कई बार कई मंचों से मैं इस बात को बोलता हूं, देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, नेस्ले है, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सीएसआर के माध्यम से अपना सहयोग देना चाहती हैं। हमारे जो जो बड़े बड़े पड़ाव पड़ते हैं चारधाम रूट पर, कितने होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे। क्या हम देश की 30, 40, 50, 100 कंपनियों को चारधाम यात्रा से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले संपर्क करके ये नहीं कह सकते, क्या हम उनकी जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि आप 3 कंपनियों को मिलकर के जो है चिन्यालीसौड़ की जिम्मेदारी है, आप 2 कंपनियों की कंडीसौड़ की जिम्मेदारी है, आप 5 कंपनियों की जो है आप जो है यमुनोत्री में काम करिए। तो ऐसा क्या कोई अम्ब्रेला मैनेजमेंट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? सरकार के पास में तो इतनी बड़ी ताकत है। तो आप अगर अपनी ताकत का, अगर आप अपनी ताकत का ही एहसास नहीं करेंगे, अगर अपनी ताकत का आप एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, भाई कौन सी कंपनी होगी जो कि नहीं जुड़ना चाहेगी। लेकिन उसके लिए भी तो, जो आपने बात शुरू में बोली, उसके लिए भी तो भाई किसी ना किसी को बैठना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो कौन करेगा? आज आप कोका कोला को संपर्क कर लीजिए, कोका कोला जो है 5 हमारे शहर ले लेगा। हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना पाते हैं? तो चाहे हमारी कॉरपोरेट्स हैं, चाहे हमारे एनजीओ हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे ही राज्य में हल्द्वानी में बैणी सेना इतना शानदार काम कर रही है, महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है, इस किस्म के स्वयं सहायता समूहों को हम लोग क्यों नहीं तैयार और करते? अनूप जी, तो ऐसे बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, पिलग्रिमेज है, एक इकोनॉमिक मॉडल इस पिलग्रिमेज को कैसे बनाया जा सकता है, खासकर अपने लोगों की आजीविका के लिए, इस पे भी हमने, मुझे लगता है, काम नहीं किया। जो लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, उस पर ही सोचा हमने हमने अलग से कुछ प्लान नहीं किया। अगर हम सही मायने पे यहां पर फैसला करें और लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट 6 मंथ का अगर इसको एक क्रिएट कर दें, तो मुझे लगता है यहां से भी अपने लोगों को हम बहुत हद तक जोड़ सकते हैं। बट उस दिशा पे भी काम नहीं कर रहा है। खासकर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम जोड़ सकते हैं, खासकर जो ये हमारे एफपीओज हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम जोड़ सकते हैं। ऐसे हम बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है। समय समाप्त हो गया अनूप जी, मैं क्षमा चाहूंगा, कभी फिर इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसको एक इकोनॉमिक मॉडल बना सकते हैं। लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आज इस कार्यक्रम से निकले हैं, जाहिर है सरकार तक ये पहुंचेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं आप उसको मानिए, बट हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर हमारी बात में आपको दम लगता है तो उस क्षेत्र पे काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आने वाले समय में, जैसे अनूप जी ने कहा, आपकी ट्रेन भी चलेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अभी दिल्ली से 3 घंटे में आप जब देहरादून आ जाएंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आपकी चरमराएंगी। जाहिर है अभी भी समय है, हम 365 दिन
अगर इस क्षेत्र में रणनीति के साथ जो 5 पॉइंट अनूप जी ने कहे मैं बता देता हूं। रणनीति की बात की, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात की, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की, इन्वायरमेंट कंसर्न की बात की, क्राउड मैनेजमेंट की बात की, और लोकल इकोनॉमी जिसको मैं छठा पॉइंट जोड़ना चाहता हूं कि मैं मेनली चाहता हूं हमारे लोगों को इससे कैसे फायदा मिले। इन सब पर हमें काम करना चाहिए। अरे यकीन मानिए, हमने ठान लिया कि हम आने वाली 30 सालों की व्यवस्था चार धाम की बनाएंगे और 365 दिन इसके लिए काम करेंगे। तो ये जो पहले हफ्ते हमने जो अराजकता देखी है वो हमारे प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, और हमारी चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जो उत्साह होगा वो देखते ही बनेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। बहुत धन्यवाद अनूप जी।